नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हमने जो है रीट का जो है टेस्ट नंबर 1 मनोविज्ञान का देख लिया था, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। अब मैं जो है आपका टेस्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। आपको जो है टेस्ट सीरीज खरीदने की शायद जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि मैं जो है आपको सारे के सारे टेस्ट यहाँ पर करवा रहा हूँ। इसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी, और 30 में से आपका स्कोर कितना रहता है वो कमेंट करना है। पहला टेस्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अपने संपूर्ण रूप में वे सारे भेद और अंतर जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करते हैं व्यक्तिगत विभेद कहलाते हैं। उक्त जो परिभाषा वो किससे संबंधित है। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, ठीक है। आज ज्यादातर क्वेश्चन व्यक्तित्व के होंगे, ठीक है। तो अपने संपूर्ण रूप में वे सारे भेद और अंतर जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करते हैं व्यक्तिगत विभेद कहलाते हैं। उक्त परिभाषा जो है किससे संबंधित है। अपना उत्तर सोच लें। इसका जो उत्तर हो जाएगा होगा कार्टर वी गुड। और बहुत बार जो ये सीटेट और रीट में आ चुकी है, तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषा आपकी बनती है कि अपने संपूर्ण रूप में वे सारे भेद और अंतर जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करते हैं व्यक्तिगत विभेद कहलाते हैं। और ये बात कही कार्टर वी गुड ने। 30 में से स्कोर काउंट करना है और लास्ट में कमेंट करना है कि सर मेरे इतने सही हुए 30 में से। अगला क्वेश्चन है, रुचि के संदर्भ में आपको असत्य कथन बताना है। सबसे पहले रुचि के बारे में बात करें तो ये एक अभिप्रेरक शक्ति है। बिल्कुल नोट कर सकते हो अगर नोट नहीं किया हुआ कि रुचि एक अभिप्रेरक जो है शक्ति है। बिल्कुल अभिप्रेरक मतलब जो है अपने व्यवहार को ये बढ़ाती है कोई चीज को पाने की। जैसे मेरे को रुचि है कि गेम खेलना है मुझे, तो मेरे को मोबाइल खरीदना है, तो उसमें मेरी रुचि बढ़ेगी, तो हम जो गेम खेलने में मेरी रुचि है तो ये मेरे को अभिप्रेरित करेगी। फिर ये व्यक्तिगत विभेद का पालन करती है। बिल्कुल व्यक्तिगत विभेद का मतलब है रुचि हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, तो बिल्कुल रुचि जो होती है हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। फिर सभी बालक इसके कारण अलग अलग कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर आपका ये अव्यक्तिक होती है। अव्यक्तिक का मतलब होता है जो है पूरे के पूरे जो व्यक्ति होते हैं उनमें बस एक जैसी होती है। तो ऊपर हम बात कर चुके हैं कि जो है रुचि क्या होती है, व्यक्तिक होती है, मतलब हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो असत्य बताना था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कोर गिनते जाएं अपना। फिर एक गिरी विडाल, ठीक है। गिरी विडाल अपना जीवन यापन मृगों को घात लगाकर, मृगों मतलब हिरणों को, ठीक है। गिरी विडाल नाम का एक जो है जानवर है, वो क्या करता है अपना जीवन यापन जो है मृगों यानी कि हिरणों को घात लगाकर मार कर सकता है, किंतु सभी गिरी विडाल ऐसा करने में सफल नहीं होते। मतलब जो गिरी विडाल नामक जो मतलब जानवर है वो क्या है अपना जीवन यापन करने के लिए हिरणों को घात लगाकर मारता है और खा जाता है, लेकिन सभी गिरी विडाल ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। सभी गिरी विडाल ऐसा करने में सफल नहीं होते। ये उदाहरण किसको दर्शाता है, इसके जैसा क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, तो ध्यान रखना कि गिरी विडाल क्या करता है हिरणों को मारकर अपना जीवन यापन करता है खाने के लिए, लेकिन हर गिरी विडाल ऐसा नहीं कर पाता। तो ये उदाहरण किसका है कि प्रत्येक जाति के सदस्य आपस में भिन्नता रखते हैं। क्या ये जो है परफेक्ट उत्तर देखना है, तो देखो ये जो है इसका नहीं होगा, ठीक है। फिर प्रत्येक जाति अन्य जाति से सर्व भिन्नता रखती है, तो ये भी जो है जरूरी नहीं है। ये मतलब ये बातें दोनों सही है, बातें दोनों सही है, लेकिन जो ऊपर क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से बताना है अपने को, ठीक है। वापस सुन लो कि ये बातें तो दोनों सही बोल रहा है कि प्रत्येक जाति के सदस्य आपस में भिन्नता रखते हैं। जरूरी नहीं कि एक जाति के सदस्य जो है सारे के सारे एक जैसे होंगे, लेकिन बात हो रही है ऊपर वाला जो वाक्य है वो किसको बता रहा है, ये बता रहा है। तो ये बता रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी को कि समान जाति में समायोजनार्थ विशिष्ट व्यवहार पाया जाता है। मतलब एक ही जाति यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई शहर जो है मतलब किसी हिरण को जो है मारकर खाता है और जीवन यापन करता है, लेकिन सारे शेयर नहीं कर पाते। इसका मतलब ये उदाहरण किसका हुआ कि समान जाति में समायोजनार्थ विशिष्ट व्यवहार पाया जाता है, मतलब समायोजन के लिए अलग अलग व्यवहार पाया जाता है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नताएं निर्भर करती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं किस पर निर्भर करती है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखो व्यक्तिगत भिन्नताएं आपके केवल अद्वितीय वंशानुक्रम पर, बिल्कुल वंशानुक्रम पर करती है, बिल्कुल करती है। पर्यावरण पर करती है, बिल्कुल करती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। ध्यान रखना जो विकास है व्यक्तिगत भिन्नता ये सारे के सारे वंशानुक्रम व पर्यावरण दोनों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। ये दोनों नाम हमेशा साथ ही आते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा ये। देखो मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए वंश कर्म को प्रधान कारक माना, और मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए वंश कर्म को जो है प्रधान कारक माना वो कौन से थे। तो देखो इसमें पियर्सन, टर्मन और जो है
नॉर्मन मन, इन तीनों का नाम आता है, उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और एक अगर आपके जो है नोट्स है उसमें ऊपर पन्ने में नोट करके लिख सकते हो इसको, कि जो है ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता में वंश अनुक्रम है या वंशानुक्रम है उसको प्रधान कारक माना है, उसका नाम पियर्सन, टर्मन और मन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर प्रदेश का निवासी है विभिन्न आयामों यथा व्यवहार, चिंतन शक्ति, शरीर तथा स्वास्थ्य आदि में विभिन्नता प्रदर्शित करता है, यह निम्न में से किस प्रभाव को दर्शाता है? ठीक है, मतलब एक व्यक्ति है जो जम्मू कश्मीर प्रदेश का है, निवासी है, वो विभिन्न आयामों में जैसे व्यवहार में, चिंतन शक्ति में, शरीर स्वास्थ्य में विभिन्नता प्रदर्शित करता है अन्य जगह से, तो ये निम्न में से किसका प्रभाव दर्शाती है? अपन एक तरफ तो वातावरण की तरफ जाएंगे, लेकिन ये वातावरण नहीं है, ये आपका प्रजाति देश प्रभाव। ठीक है, नाम आपने सुना होगा, जो है ये पहली बार सुन रहे होंगे, ध्यान रखना, प्रजाति देश प्रभाव का जो है ये उदाहरण है, नोट कर सकते हो इस चीज को भी। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, अपना स्कोर जो है सुनते रहें और काउंट करते रहें। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता की जो शैक्षिक अभिग्रस्तता है वो कौन सी नहीं है? ठीक है, व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसकी शैक्षिक अभिग्रस्तता मतलब उसको शिक्षा के क्षेत्र में आप कैसे उपयोग करोगे, तो यहां पर ये शैक्षिक जो आपकी अभिग्रस्तता नहीं है, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता का वो कार्य जो शिक्षा में काम नहीं आता। सबसे पहले लैंगिक विभेदीकरण, ये देखो जो लैंगिक विभेदीकरण है ये व्यक्तिगत भिन्नता होती है, कोई स्त्री होता है कोई पुरुष होता है, तो ये क्या आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता है, लेकिन जो है शिक्षा में इसका कोई काम नहीं है, लिंग के आधार पर आप शिक्षा में भेदभाव नहीं कर सकते, तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नहीं पूछा था। ठीक है, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, बिल्कुल, मान लो कि कोई व्यक्ति भिन्नता का मतलब होगा कोई पढ़ने में होशियार बच्चा है, कोई जो कमजोर है, तो उनके हिसाब से पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण होना चाहिए, बिल्कुल। शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन, बिल्कुल, कमजोर बच्चों के लिए अलग शिक्षण विधियां, और जब होशियार बच्चा या एवरेज से ऊपर बच्चा उसके लिए अलग शिक्षण विधियां होनी चाहिए। और छात्रों का वर्गीकरण, बिल्कुल, छात्रों का वर्गीकरण का मतलब हो गया कमजोर और जो है होशियार, दोनों प्रकार के छात्रों में जो है अधिगम जो है कठिनाई वाले छात्र और जो अधिगम में जो अच्छे छात्र हैं उनको छांटने के काम आता है, बिल्कुल, लेकिन लैंगिक विभेदीकरण जो है शिक्षा में काम नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, एक बालिका अपना नाम संजना बताती है तथा अपनी विशेषताओं के रूप में मेहनती होना बताती है, वह व्यक्तित्व संबंधी किस अवधारणा को प्रकट करती है? यह भी क्वेश्चन अच्छा है। एक बालिका जब अपना नाम संजना बताती है और अपनी विशेषता के रूप में बोलती है कि मैं मेहनती हूं, ठीक है, ये व्यक्तित्व संबंधी किस अवधारणा को प्रकट करता है? तो ये करता है सामाजिक अनन्यता। ठीक है, सामाजिक अनन्यता का मतलब है समाज में एक जो है रेपुटेशन टाइप से, ठीक है, तो वो मेहनती बताकर ये बताना चाहती है कि मैं जो है मेहनती हूं, मतलब समाज में अपनी रेपुटेशन कायम करना चाहती है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनन्यता। ठीक है, और ये भी जो है आप नोट कर सकते हो, अपना स्कोर काउंट करते रहें। फिर आत्म सक्षमता जो है उसकी अवधारणा, जिसको कहते हैं सेल्फ इफिशियंसी कॉन्सेप्ट, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के लिए नया हो सकता है, इसको भी आप नोट कर लें। आत्म सक्षमता जिसकी अवधारणा, या फिर हम कह सकते हैं सेल्फ इफिशियंसी कॉन्सेप्ट, इसकी जो है ये जो है आपका बांडुरा से संबंधित है। अगर आपके लिए नया है तो नोट करने योग्य है और आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आत्म सक्षमता की अवधारणा या सेल्फ इफिशियंसी जो है आपकी कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? मनोविज्ञान किससे संबंधित है? आपका बांडुरा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व के लिए प्रयुक्त शब्द परसोना। ठीक है, व्यक्तित्व के लिए जो शब्द परसोना है वो किस भाषा का है? तो देखो उत्तर आप सोच के रखें, उत्तर होगा इसका लैटिन भाषा से। जो व्यक्तित्व है जिसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनैलिटी, उसको जो है परसोना शब्द से लिया गया, और परसोना लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मुखौटा होता है परसोना का, लैटिन भाषा के शब्द परसोना का जो है क्या होता है? मुखौटा मतलब होता है जिससे व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन पढ़ें और उत्तर दें। ठीक है, पॉज कर सकते हो आप वीडियो को और ऑप्शन पढ़ सकते हो अगर ऑप्शन बड़े हैं तो। सबसे पहले क्या पूछा है इसने कि निम्न में से व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। सबसे पहले साधारणतः समय के साथ परिवर्तित होता है व्यक्तित्व, तो बिल्कुल नहीं होता, और यही हो गई इसका उत्तर, क्योंकि अपने को जो है असत्य या नहीं पूछा था। व्यक्तित्व क्या होता है? स्थायी होता है, ध्यान रखना। हम जो है व्यक्तित्व को बदल नहीं सकते, समय के साथ बदलता नहीं है व्यक्तित्व। व्यवहार बदल सकता है लेकिन व्यक्तित्व नहीं बदलता। ठीक है, दोनों को एक मान के ना चले। व्यवहार बदल सकता है व्यक्ति का समय के साथ, लेकिन व्यक्तित्व नहीं बदलता। ठीक है, कहते हैं ना कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वो बात होती है। व्यवहार बदल सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन व्यक्तित्व कभी नहीं बदल सकता। बाकी सब सही है। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। व्यक्तित्व स्थितियों के प्रति अनुकूल नहीं होता है, और उपरोक्त सभी जो है
इसका जो है उत्तर हो नहीं सकता, तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कौन सी विशेषता नहीं है? ए नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के प्रेक्षित व्यवहार परक विशेषताओं के कुछ व्यापक स्वरूपों का परीक्षण कर मानव व्यक्तित्व को समझना क्या कहलाता है? ठीक है, उत्तर सोच के रखें आप। बात अगर प्रेक्षित व्यवहार की करें तो किसी भी प्रकार से अगर हम प्रेक्षित व्यवहार को जो है देखकर, प्रेक्षित व्यवहार मतलब ऑब्जर्वेशन करके, कोई बालक आपके सामने स्कूल में हो आप और खेल रहा है, ठीक है, उसका व्यवहार प्रेक्षित करते हो आप, तो प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन करके अगर आप इसके व्यवहार के बारे में कुछ व्यापक स्वरूपों का परीक्षण करते हो तो मानव व्यक्तित्व को समझने का ये उपागम कौन सा होता है? तो ये उपागम होता है आपका प्रारूप उपागम या प्ररूप उपागम। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रेक्षित व्यवहार को समझा जाता है। विशेषक उपागम कौन सा होता है? विशेषक उपागम में होता है मनोवैज्ञानिक गुणों को समझना। किसको? मनोवैज्ञानिक गुणों को समझना। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। मनोवैज्ञानिक गुणों को समझना। अगर हम मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर अगर कोई बात करें तब वो क्या होगा? तब होगा विशेषक उपागम। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना। अगर प्रेक्षित व्यवहार की बात आए तो प्रारूप उपागम, और विशेषक उपागम मनोवैज्ञानिक गुणों को समझना होगा। एक विशेषक उपागम की एक और विशेषता होती है, जैसे कोई मैत्रीपूर्ण हो, ठीक है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे, ठीक है, शर्मिला है, ये मेरे से कम शर्मिला है, ये उससे ज्यादा शर्मिला है, ये शब्द जहां भी उपयोग होते हैं वो हमेशा विशेषक उपागम होता है, ध्यान रखना। और जहां प्रेक्षित व्यवहार शब्द यूज होता है वो हमेशा प्रारूप होता है। ठीक है, तो अब जो है इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, राकेश मंजुलता के शर्मिलेपन एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार जैसे गुणों की प्रशंसा करता है। वह मंजुलता के व्यक्तित्व की विशेषता को वर्णित करने के लिए किस उपागम का उपयोग कर रहा है? अभी ऊपर जस्ट बताया मैंने कि विशेषक उपागम में क्या होता है? मैत्रीपूर्ण और शर्मिला, अगर जब मतलब कोई भी चीज की तुलना हो ना कि वो कम शर्मिला है, वो उससे ज्यादा शर्मिला है, वो मैत्रीपूर्ण है, ये कम मैत्रीपूर्ण है, तो हमेशा ये शर्मिलापन, मैत्रीपूर्ण, ये शब्द यूज होते हैं आपके विशेषक उपागम के लिए। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्लूइड के आधार पर व्यक्तित्व का प्रारूप विज्ञान प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक। ठीक है, फ्लूइड, इसको दूसरा नाम कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं? ह्यूमरस या फ्लूइड के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो उत्तर हो जाएगा इसका हिप्पोक्रेटस। किसने? हिप्पोक्रेटस। ठीक है, सैंग्विन प्रकार के, ठीक है, पिकनिक प्रकार के, ये सारे के सारे। तो ध्यान रखना, हिप्पोक्रेटस ने फ्लूइड या ह्यूमरस के आधार पर व्यक्तित्व का प्रारूप प्रस्तुत किया था। सेल्डन जो है इन्होंने किया था शारीरिक रचना के आधार पर। किस पर? शारीरिक रचना के आधार पर। ठीक है, क्रेस्टमर है, इसने भी किसने किया? इसने भी शारीरिक रचना के आधार पर। किस पर? शारीरिक रचना के आधार पर। ठीक है, युंग ने किसने पे किया? मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। किस पर? मनोवैज्ञानिक गुणों पर या विशेषक उपागम पर। ठीक है, तो हिप्पोक्रेटस ने फ्लूइड या ह्यूमरस पर आधारित व्यक्तित्व प्रदान किया, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता के 3 ह्यूमरल तत्वों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। वर्गीकरण में शामिल कौन सा तत्व नहीं है? चरक संहिता जो भारत से संबंधित है उसमें व्यक्तित्व के 3 जो है प्रारूप या 3 भाग बताए गए। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। कौन सा नहीं बताया गया? नहीं पूछा है तो तीसरा मानस नहीं बताया गया। ये तो आपने पढ़े भी होंगे। ठीक है, जो व्यक्तित्व टॉपिक है वो अगर आपने पढ़ा तो आपको पता होगा, वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार जो है भारतीय जो है चरक संहिता है उसके अनुसार जो है क्या है? व्यक्तित्व के प्रकार है, मानस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सेल्डन का व्यक्तित्व वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो अभी ऊपर ही हमने बात कर चुके हैं, सेल्डन और एक जो क्रेस्मर या क्रेस्मचर है। ठीक, क्रेस्मर या क्रेस्मर दोनों नाम लेते हैं इसका। क्रेस्मर या क्रेचमर है, इसका वर्गीकरण और सेल्डन का वर्गीकरण दोनों है आपके शारीरिक बनावट पर आधारित। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम टेस्ट के तौर पर ले रहे हैं इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, सेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण एवं संभावित लक्षणों के युग्म में कौन सा युग्म असुमेलित है? नीचे ऑप्शन आपके सामने है कि सेल्डन जो है उसके व्यक्तित्व वर्गीकरण और संभावित लक्षणों के युग्म में कौन सा असुमेलित है। देखो, सेल्डन ने 3 प्रकार दिए थे। एक तो एंडोमार्फिक, जिसको मैं एंडो लिख रहा हूं, एक दिया था इसने एक्टोमार्फिक, ठीक है, और एक दिया था इसने मिसोमार्फिक। क्या दिया था? मिसोमार्फिक। ठीक है, एंडो की बात करें तो एंडे होते हैं मोटे होते हैं, ये शरीर में क्या होते हैं? मोटे होते हैं, और सामाजिक और मिलनसार होते हैं। सामाजिक होते हैं और क्या होते हैं? मिलनसार होते हैं। ठीक है, फिर बात करें एक्टो की। एक्टो जो है आपके ये होते हैं कलात्मक व अंतर्मुखी। क्या होते हैं? कलात्मक प्लस अंतर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी। और ये जो है ना आपके एंडो वाले ये बहिर्मुखी भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये क्या होते हैं? बहिर्मुखी भी होते हैं। ठीक है, फिर बात करें मिसो की, तो मिसो वाले होते हैं आपके जो ऊर्जावान व साहसी होते हैं।
अब बात बोल दिया कि असुमेलित तो एंडोमार्फिक कलात्मक होते हैं, तो देखो कलात्मक ये रहा, कौन से होते हैं, एक्टोमार्फिक, तो पहला ही गलत हो गया। मिसोमार्फिक ऊर्जस्वी होते हैं, बिल्कुल ये ऊर्जावान होते हैं। एक्टोमार्फिक अंतर्मुखी होते हैं, तो ये रहा एक्टो अंतर्मुखी, तो पहला गलत हो गया। कलात्मक भी कौन होता है, एक्टो वाले ही होते हैं, तो उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अपना उत्तर सोच लें। व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उत्तर होगा यूंग, या इसको पूरा नाम है इनका कार्ल यूंग या कार्ल जुंग भी कहते हैं, यूंग भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो कार्ल जुंग या कार्ल यूंग है, इन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो प्रकार के व्यक्तित्व के वर्गीकरण दिए थे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ऐसे व्यवसाय का चयन करता है जिसमें लोगों से वह प्रत्यक्ष संपर्क बनाए रखता है तथा सामाजिक कार्यों को करते हुए दबावों के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करता है। यूंग के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा है? उत्तर सोच के रखें, वापस क्वेश्चन पढ़ देता हूं। एक व्यक्ति ऐसे व्यवसाय का चयन करता है जिसमें लोगों से वह प्रत्यक्ष संपर्क बनाए रखता है और सामाजिक कार्यों को करते हुए दबावों के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करता है। यूंग के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार क्या होगा? देखो सामाजिक होगा, मतलब सबसे घुल मिल के रहेगा, सबसे ज्यादा संपर्क बनाएगा, तो वो होगा आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व। कौन सा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का टाइप सी जो है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? एक आपका टाइप ए व टाइप बी। टाइप ए व बी जो है आपका, ये जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया गया फ्रीडमैन व रोजनमैन द्वारा। किस किस के द्वारा? फ्रीडमैन और रोजनमैन। ठीक है, पहले किस प्रकार का था ये? टाइप ए व टाइप बी प्रकार के व्यक्तित्व किसके द्वारा दिए गए? फ्रीडमैन और रोजनमैन। फिर इसमें एक और टाइप जुड़ा जिसको टाइप सी कहते हैं, ये किसने दिया? तो ये रोजनमैन ने दिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हो दोनों में क्योंकि दोनों का नाम साथ में आता है, तो ध्यान रखना। फ्रीड जो टाइप ए और बी है दोनों ने साथ मिलकर दिया, लेकिन फिर जो टाइप सी है वो अकेले किसने दिया? रोजनमैन ने दिया। ठीक है, सॉरी गलती बता दी मैंने, एक मिनट थोड़ा सा गलती हो गई अपने। देखो टाइप ए और टाइप बी, टाइप ए व टाइप बी ये दोनों किसने दिए? टाइप ए व टाइप बी जो दिया आपका वो दिया फ्रीडमैन व रोजमैन ने। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। ठीक है, फ्रीडमैन और रोजनमैन इन्होंने दिया टाइप ए और बी प्रकार का। फिर इसमें एक और आया टाइप सी प्रकार का, वो किसने दिया? तो वो दिया मॉरिस ने, ऑप्शन सी मॉरिस होगा। ठीक है, मेरे याद आ गया। ठीक, वापस देखो टाइप ए व टाइप बी ये दो पहले थे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है टाइप ए और टाइप बी दोनों प्रकार के व्यक्ति तो किसने दिए? तो फ्रीडमैन और रोजनमैन ने। उसके बाद में नया एक और इसमें जोड़ा टाइप सी प्रकार के, वो किसने दिया? मॉरिस ने दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीट में या शायद सीटेट दोनों में से एक में ये किसी में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, विशेषक जो होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, समय की विमा पर अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं, बिल्कुल। विशेषक जो होते हैं, विशेषक का मतलब हो गया मनोवैज्ञानिक गुण। कौन से गुण? एक प्रकार से व्यक्तित्व ही हो गए ये मनोवैज्ञानिक गुण। तो वे मनोवैज्ञानिक गुण अपेक्षाकृत क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न स्थितियों में विशेषकों में सामान्य संगति होती है, बिल्कुल होती है। इनका संयोजन व्यक्ति दर व्यक्ति बदलता है, बिल्कुल। व्यक्ति तो क्या हिसाब से बदलता रहता है, हर व्यक्ति में विशेषक या मनोवैज्ञानिक गुण एक जैसे नहीं होते, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 16 व्यक्ति कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? ये तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको कहते हैं 16 पीएफ प्रश्नावली। क्या कहते हैं? 16 पीएफ प्रश्नावली। ठीक है, इसको कहते हैं 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, और इसका निर्माण किया आपका रेमंड केटल ने। ठीक है, किसने किया? रेमंड केटल। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 5। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो अब देखो इसमें जो है कैसे अच्छा क्वेश्चन है ये, आगे मैं जो 25वां क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। बिग 5 फैक्टर सिद्धांत। ठीक है, इसको कहते हैं पंचकारक सिद्धांत। कौन सा? पंचकारक सिद्धांत। ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना क्योंकि 25वां क्वेश्चन आएगा तब आपको जो है एक और बात मैं बताऊंगा। तो देखो बिग 5 फैक्टर सिद्धांत जिसको कहते हैं पंचकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? पंचकारक सिद्धांत। और इसके बारे में असंगत बताना आपको, इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना, बिग 5 फैक्टर सिद्धांत या पंचकारक सिद्धांत। इसमें यह है कि इससे पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैक्रो ने प्रस्तावित किया, बिल्कुल। पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रो ने पंचकारक सिद्धांत दिया, बिल्कुल। बहिर्मुखी व्यक्तित्व आग्रहिता, बातूनीपन और आमोदी प्रवृत्ति के होते हैं, बिल्कुल। बहिर्मुखी होंगे वो तो आपको पता है, बातूनी होंगे, बिल्कुल। तंत्रिका तापी व्यक्तित्व सांवेगिक, अस्थिर और दुश्चिंतित होंगे, बिल्कुल। सहमतिशील व्यक्तित्व आत्म केंद्रित होते हैं, तो ये गलत है आपके। सहमतिशील जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं मैत्रीपूर्ण। क्या होते हैं? मैत्रीपूर्ण। आत्म केंद्रित व्यक्ति कभी भी मैत्रीपूर्ण नहीं हो सकता, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि असंगत पूछा था। अगला क्वेश्चन आपका, व्यक्तित्व का मनोगतिक उपागम के संबंध में सत्य कथन है।
सबसे पहले बात करें मनोगतिक जो आपका उपागम है किसने दिया, तो ये दिया सिगमंड फ्राइड ने। किसने? सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, सबसे पहले ये विचारधारा सिगमंड फ्राइड की ऋणी है, बिल्कुल। इसमें मुक्त साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण व त्रुटि विश्लेषण का उपयोग होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और मेरे हिसाब से अगर किसी ने मनोगतिक उपागम नहीं पढ़ा तो ये दूसरी लाइन नोट कर लेना, इसमें मुक्त साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण और त्रुटि विश्लेषण का उपयोग होता है, बिल्कुल। ये मानव का मन चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन मानता है, बिल्कुल। सिगमंड फ्राइड जो है चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन मन मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 24 क्वेश्चन हो चुके हैं, अपना स्कोर काउंट करते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार डैश की मांग अवास्तविक और सुकेप्सा सिद्धांत, यानी कि सुख का सिद्धांत, क्या कहते हैं? सुख का सिद्धांत। ठीक है, सुकेप्सा सिद्धांत मतलब सुख का सिद्धांत तथा डैश वास्तविक सिद्धांत से संचालित होता है। मतलब कौन सा अवास्तविक और सुख का सिद्धांत कहलाता है और कौन वास्तविक कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इड या हम कह सकते हैं इद्दम। जो आपकी इद्दम होती है ना, वो क्या होती है? सुख का सिद्धांत होता है, मतलब अपने आप को जो सुखी देखना चाहती है, अवास्तविक होता है, मतलब ख्यालों में खोई रहता है इद्दम वाला व्यक्ति। ठीक है, और जो ईगो वाला व्यक्ति है वो वास्तविकता का सिद्धांत है। और जो सुपर ईगो है ये है नैतिकता का। किसका? नैतिकता का। इसमें कुछ ज्यादा ही नैतिकता आती है व्यक्ति में, और ईगो में वास्तविकता है। दोनों में बैलेंस ईगो जो है बनाता है सुपर ईगो, और इड में जो है बैलेंस कौन बनाता है? ईगो। ठीक है, इड में क्या होता है? अवास्तविक और सुकेप्सा का सिद्धांत, और ईगो में क्या होता है? वास्तविकता का सिद्धांत, और सुपर ईगो होता है नैतिकता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि मनोवैज्ञानिक दिए हुए इधर और इधर शब्दावली दी हुई है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से आपके लिए नया हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट के ये शब्दावली आपको जो है याद करनी है। सबसे पहले एल्फ्रेड एडलर जो है, इन्होंने जो है क्या दिया? इन्होंने दिया हीनता मनोग्रंथि। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एल्फ्रेड एडलर ने कौन सा जो है शब्दावली दी, तो हीनता मनोग्रंथि का जो है शब्दावली किसने दी? एल्फ्रेड एडलर ने। ठीक है, फिर बात आती है एरिक्सन, मनोसामाजिक सिद्धांत वाले। इन्होंने क्या दी? इन्होंने दी अनंतता संकट, ये शब्दावली दी। ठीक है, फिर जो बात आती है वो आती है आपकी कार्ल रोजर्स की, और कार्ल रोजर्स ने क्या दिया? तो कार्ल रोजर्स ने दिया पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्तित्व। ठीक है, फिर जो आपकी बात आती है वो आती है युंग की, और युंग ने क्या दिया? युंग ने दिया आद्य प्रतिरूप या प्रतिमाएं। तो ये सारी शब्दावली आपको पता होनी चाहिए कि एडलर ने दिया हीनता मनोग्रंथि, एरिक्सन ने दी अनंतता संकट, कार्ल रोजर्स ने दिया पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्तित्व, और युंग ने दिया आद्य प्रतिरूप प्रतिमाएं। ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का दूसरा। तो 4 1 3 2 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए मनोवैज्ञानिकों के नामों पर विचार कीजिए तथा बताइए कि इनमें से किन किन के व्यक्तित्व विचार पश्चात फ्राइडवादी माने जाते हैं। मतलब जो फ्राइड था ना, सिगमंड फ्राइड, उसका जो है विरोध करने वाले, उसके बाद आने वाले पश्चात फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक। और ये क्वेश्चन भी रीट में आ चुका है, ध्यान रखना। तो पश्चात फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक है वो है कार्ल युंग, एरिक एरिक्सन और कैरोन हार्नी। तीनों का नाम रट लेना, क्वेश्चन आ सकता है कि पश्चात फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से? कार्ल युंग, एरिक एरिक्सन और कैरोन हार्नी, यानी 1 2 और 3 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखो, ये आ गया। देखो मैं 25वें की बोल रहा था, ये 28वें क्वेश्चन आ गया कि व्यक्तित्व का पंच अवस्था सिद्धांत। ऊपर क्या पढ़ा अपन ने? पंचकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पढ़ा था? पंचकारक सिद्धांत। और पंचकारक सिद्धांत किसने दिया? पंचकारक सिद्धांत दिया था पॉल कोस्टा। किसने? पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रो ने। ठीक है, अब ये है आपका पंच अवस्था सिद्धांत, जिसको कहते हैं 5 स्टेज थ्योरी, और ये होता है 5 फैक्टर थ्योरी, और ये है आपका 5 स्टेज थ्योरी। दोनों अलग है। उत्तर पॉल कोस्टा करेंगे ज्यादातर, उत्तर ये नहीं है, उत्तर इसका है आपका कौन सा? सिगमंड फ्राइड, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना, 1 नंबर क्वेश्चन है अभी तक का, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। पंच अवस्था सिद्धांत 5 स्टेज थ्योरी आपकी सिगमंड फ्राइड की। ठीक है, एकदम वैलिड है, ये मत सोचना पॉल कोस्टा है। उसका है पंचकारक सिद्धांत, जिसको कहते हैं 5 फैक्टर थ्योरी। ये है 5 स्टेज थ्योरी। तो ये किसकी है? सिगमंड फ्राइड की। इसमें होती है ना केंद्रीय अवस्था, सुप्तावस्था, गुद्दी अवस्था, मुखावस्था, वो 5 अवस्थाएं होती है, जनेंद्रीय अवस्था, वो बात हो रही है यहाँ पर। फिर जो अगला क्वेश्चन है आपके, वो है निम्नलिखित में से मसी लक्षम परीक्षण। अब वो ये खुद ज्यादा ही हिंदी में लिख दिया, ये आपका रोरसा स्याही दाबा परीक्षण। कौन सा है? स्याही दाबा परीक्षण। कुछ ज्यादा ही हिंदी में लिख दिया इन्होंने,
जो स्याही दावा परीक्षण है उसके बारे में असत्य कथन बताना है। सबसे पहले इस परीक्षण में 10 स्याही धब्बे के कार्ड होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जिसमें से 5 होते हैं आपके ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, और जो है 5 होते हैं आपके रंगीन, ठीक है, जिसमें 2 लाल होते हैं और बाकी 3 रंग बिरंगे होते हैं, ठीक है। ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, तो जो है ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, तो बिल्कुल है। ये इस विधि का प्रथम चरण निष्पादन मुख्य कहलाता है, बिल्कुल। इस विधि में 4 कार्ड पेस्टल रंग के होते हैं, बिल्कुल नहीं, 4 नहीं, कितने होते हैं आपके, जो है 5 होते हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि व्यक्तित्व मापन के लिए प्रमाणीकृत आविष्कारिता में शामिल कौन सा नहीं है। प्रमाणीकृत होती है जो है आपकी एक 3 प्रकार की होती है, एक प्रमाणीकृत जिसको व्यक्तित्व आविष्कारिता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रमाणीकृत या व्यक्तित्व आविष्कारिता। दूसरी होती है प्रक्षेपी, ठीक है, और तीसरी होती है प्रेक्षण वाली, ठीक है, कौन सी, प्रेक्षण वाली, ठीक है, प्रेक्षेप। तो यहां पर देखो मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी है, ये आपकी क्या है, प्रमापीकृत है। 16 पीएफ प्रमापीकृत है। उदय पारिक थीमेटिक जो है एप्रिसिएशन टेस्ट जो है, ये जो है जो है आपकी प्रमाणीकृत ना होकर कौन सी है, ये आपकी प्रेक्षेपी, कौन सी है, प्रेक्षेपी प्रोजेक्टिव, ठीक है। और बेल्स एडजस्टमेंट इन्वेंटरी जो है, ये भी आपकी क्या है, प्रमाणीकृत है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपके समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।